जो आप अपनी रिसर्च की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है एक फॉर्मेट की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। सिनॉप्सिस में वो सारे हेडिंग्स और वो सारे कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर योर रिसर्च। द कंटेंट्स दैट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम इंक्लूड टाइटल, एक दफा मैं बता दूंगी कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं। वो है टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एनालिसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, objectives. You will not include hypothesis or limitations. Then comes the methodology and finally the references. These are the contents of your synopsis writing. Synopsis हर बच्चे ने प्रिपेयर करना होता है एमफिल में, लेकिन चूंकि आप बीएस लेवल पे हो तो बीएस में मोस्टली आपका सुपरवाइजर आपको वो इंफॉर्मेशन दे देता है जो कि आपने रिसर्च शुरू करने से पहले अपने टीचर्स को प्रोवाइड करनी होती है। So the first thing is the title of your synopsis. Excuse me. The title is must be very brief and self-explanatory. Self-explanatory mean the title must explain everything that you are going to do in your research shortly in one line. एक लाइन में पता चल जाना चाहिए कि एक बंदे ने जो रिसर्च करनी है वो क्या है। तो टाइटल ऐसा नहीं होगा जो कि कुछ जिससे कुछ पता ही ना चले, यानी जो चीज आपका टाइटल है वही आपकी रिसर्च के अंदर चीजें शामिल होती। अगर आपका टाइटल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपने करना क्या है, देन यू मस्ट चेंज द टाइटल और हेडिंग्स ऑफ योर रिसर्च वर्क। एक बंदा है वो कह रहा है कि मैंने फ्लां प्लांट पे काम करना है, लाइक ब्रासिका ओलियरेसी जो है एक फैमिली है, इसके प्लांट्स पे उसने काम करना है और काम वो शुरू कर दे किसी और टॉपिक पे, किसी और प्लांट के ऊपर, तो ये टाइटल बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू मस्ट डू द रिसर्च वर्क विच यू हैव मेंशन्ड इन योर रिसर्च टाइटल, द टाइटल ऑफ योर सिनॉप्सिस। सो द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी and it must be related to the main objective of the proposed research work. इसका मतलब ये है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, कि you are going to analyze the phytochemicals of some plant. This is the main objective of your research work. Then your title must also include the main objective. यानी आपके टाइटल में भी ये बात होनी चाहिए कि आप किस प्लांट की क्या एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, उसका क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं। So the title is directly related to the objectives of the research work. If title does not represent the objectives of your work, then you have to change your title. ठीक है, आपको अपनी रिसर्च का टाइटल फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर टाइटल के अंदर आपकी जो मेन मेथोडोलॉजी है उसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन द एनालिसिस ऑफ सम प्लांट यूजिंग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यानी जो एक स्टूडेंट है वो काम करने जा रहा है एक प्लांट के ऊपर और जो उसने टेक्निक यूज की वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी। तो टाइटल क्या होना चाहिए? टाइटल होगा एनालिसिस ऑफ ब्रासिका और सम अदर प्लांट बाय high performance liquid chromatography or by some other technique that you are using. So you can say the title must be related to the objectives of your work. ठीक है, अगर आपके फाइनल रिपोर्ट यानी रिसर्च पेपर उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे आपके रिसर्च प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव से, तो कभी भी आपका काम जो है वो ठीक नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्टिव्स and title of your work must be same throughout your work. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपने रिसर्च सिनॉप्सिस बनाया तो आपके टाइटल और थे, जब आपने जो है वो रिसर्च सिनॉप्सिस बना लिया और काम भी कर लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो गए। So the objectives of your work must be same and the title of your work must be same throughout the research work. जब आपने रिसर्च कर ली तब भी और जब अभी आप रिसर्च कर रहे हैं तब भी आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वर्क के चेंज नहीं होने चाहिए।
So the title, yani shortly you can say the title must be brief in 1 to 2 lines or self-explanatory, and it should be directly related to the objectives of your research work or methodology of your work. ठीक है, अब इसकी उन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है, आप इससे डिफरेंट एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है वो केमिस्ट्री से रेलिवेंट नहीं है, तो आपको इसकी समझ इतनी नहीं आई, तो आप इसका टाइटल कोई और भी दे सकती हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स आगे जाके रिसर्च वर्क करेंगे प्लांट्स के ऊपर, कुछ जो है वो पॉलीमर्स पे करेंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो किसी और टॉपिक पे करेंगे, तो जिस टॉपिक पे आपका सुपरवाइजर आपको काम करने के लिए देगा वो आपने उससे रिलेटेड टाइटल जो है वो अपना बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल की एग्जांपल दे सकते हैं। Then comes the abstract. Abstract must be very brief and should state the problem, objectives, your methodology, and finally the proposed outcomes of your work. कभी भी रिसर्च साइनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट और रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। आप जब साइनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें जो आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं उसके अंदर आपकी रिजल्ट्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक समरी है। समरी कहाँ से शुरू होगी कि आपका काम क्या है, अपने काम के बारे में इंट्रोडक्शन दें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या अटेन करना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है ये काम करने का, आपकी एम्स क्या हैं। उसके बाद आपने शॉर्टली बताना है कि आपके काम का फ्रेमवर्क क्या है, आपका जो प्रोसेस है एनालिसिस का वो क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी। यानी शॉर्टली आपने एक स्केच बनाना है अपने काम को परफॉर्म करने का, कैसे आपने करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद उसको कैसे एवेल्युएट करना है, कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे, ये आपने कम से कम 4 से 5 लाइनों में इसको बताना है। मेथोडोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देन फाइनली यू विल प्रपोज सम रिजल्ट्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ इसमें रिजल्ट्स आप बता देंगी कि आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट रिजल्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट। So once you have written the abstract, the person who is reading your abstract should get a clear idea about the work that you will conduct. ठीक है, यानी एक बंदा जिसने अभी आपका काम नहीं देखा, लेकिन जब वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है तो उसको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका काम एक्चुअली क्या है। यानी समरी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक स्टोरी को, यानी कि दरिया को कूजे में बंद करना है, तो इस तरह बंद करना है कि उसका कोई भी पार्ट मिस ना हो। ठीक है, इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन लेस देन 150 वर्ड्स, यानी 10 to 15 लाइंस कह लें, या 150 वर्ड्स तक जो है, जितना छोटा होगा एब्स्ट्रैक्ट उतना उसको जो है वो समझना भी, मतलब उस यानी कंसाइज जितना होगा उतना ज्यादा ही बेहतर होगा। जितनी लंबी स्टोरी आप करते जाएंगे वो पढ़ने वाला जो है वो बोर हो जाएगा, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये इससे अच्छा है मैं पूरा पेपर ही पढ़ लूं जितनी देर में मैंने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो देखना है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन is the part of your research synopsis where you introduce the main problem of your work. Actually, why you are conducting your work and what is important in your work. Importance क्या है आपके वर्क की, या आपके वर्क को आप किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे अदर पीपल्स को। यानी इसकी बात ऐसे मिसाल ले लें कि आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना है, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, कोई चीज बनाई है, कोई रेसिपी बनाई है और आपने उसको दूसरों को बताना है, तो उससे पहले आप डायरेक्ट एक तो आप बताएंगे कि ये कैसे बनी है, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, इसके फायदे क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरे लिए ये बनाना क्यों जरूरी था और इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। यानी आप कह लें कि कैसी ये पेपर लिखना या साइनॉप्सिस लिखना एक ऐसी स्टोरी लिखने की तरह है कि जिसमें आपने पढ़ने वालों को महव करना है अपने वर्क में, यानी उसको इंटरेस्ट उसमें पैदा करना है कि वो वाकई उसको लगे कि ये काम इम्पोर्टेंट है, ये कुछ जो किया है इसने
इसमें कुछ नई नॉलेज है, कुछ नई चीजें हैं, या प्रीवियसली जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे किस तरह इसको रिलेट कर रहा है। तो ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी बनाना, यही एक्चुअल आर्ट है इन पेपर और सिनॉप्सिस राइटिंग, कि आप किस तरह से खूबसूरती से स्टोरी बनाएं कि पढ़ने वाला बोर ना हो, उसको इसमें इंटरेस्ट हो, उसके लिए इसमें कोई नया नॉलेज हो, उसको इसमें फ्लॉज या खामियां ना नजर आए कि ये क्या है, इससे अच्छा मैं ना ही पढ़ूं इसको। यानी आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक कह लें फ्रेम होता है आपके, यानी कि एक चीज को आपने इंट्रोड्यूस कराना है तो उसके बारे में आपने अच्छी अच्छी बातें बतानी है, आपने बताना है कि आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इंट्रोडक्शन कराना है, इसके बारे में जो टेक्निक्स आपने यूज करनी की थी एनालिसिस में उनके बारे में बताना है। यानी जो कुछ आपने कंडक्ट किया है इन योर रिसर्च वर्क उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है रीडर्स को, ताकि वो आपका काम पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि एक्चुअली आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम एक ये है कि ये जो हम जब रिसर्च वगैरह कंडक्ट करें हम उससे पहले ही एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन वगैरह, ये तो किसी वर्क से भी पहले हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक राइटिंग करता है, बुक लिखी है तो उससे पहले भी एक अपना एब्स्ट्रैक्ट देता है और इंट्रोडक्शन देता है, तो उसमें भी हम इंक्लूड करते हैं। यानी क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रहे हैं। यानी कि हमने किसी स्पेसिफिक जो है टॉपिक उसके ऊपर हमने रिसर्च कंडक्ट करनी थी, तो उससे पहले हमने साइनॉप्सिस बनाया और उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन को ऐड किया है। तो हम कोई भी हम वर्क करते हैं तो उससे पहले भी हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उससे पहले भी हम इंट्रोडक्शन को ऐड करेंगे। हाँ जी, सारों का क्राइटेरिया एक ही। देखिए जो बुक राइटिंग एक डिफरेंट चीज है और रिसर्च रिपोर्ट्स या रिसर्च आर्टिकल्स या रिव्यू आर्टिकल ये एक डिफरेंट चीज है। बुक्स में ना आप एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप एक उसमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं विद रेफरेंस, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आप अपने एक स्पेसिफिक टाइटल जो आपके वर्क का था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो एक पेपर की जो इंट्रोडक्शन है वो एक बुक्स के इंट्रोडक्शन से डिफरेंट होता है। बुक्स जो है उसका एक चैप्टर है पूरा आपने लिखना है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक इंट्रोडक्शन जो होगा वो पूरी बुक ही एक किस्म एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। उस साइंटिस्ट ने खुद तो कुछ किया नहीं, बुक में आप जरूरी नहीं होता कि जो काम आपने किया वही बुक में आप पब्लिश कराते हैं, आप दूसरे पीपल का वर्क किया हुआ जो है उसको एक खास टॉपिक से रिलेटेड काम जो है उसको एक बुक में लिख सकते हैं। वो 1000 साइंटिस्ट हो, 100 हो, 200 हो, 20 हो, जितने भी साइंटिस्ट का काम चाहिए वो एक आप बुक में डाल सकते हैं। ठीक है, बुक जो है वो एक तो एक कह लें पूरा कह लें फुल ऑफ नॉलेज है, जबकि एक रिसर्च आर्टिकल एक स्पेसिफिक टॉपिक और एक मेन ऑब्जेक्टिव पे होता है। अंडरस्टैंड? और उस मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने जिस चीज के गिर्द आपकी स्टोरी घूम रही है, जिस चीज पे आपकी स्टोरी जिसके गिर्द महवर है जो आपकी स्टोरी का, उसके बारे में बताना है आपने इंट्रोडक्शन में। जी मैम। ठीक है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर काम, अब मैं प्लांट की एग्जांपल क्यों दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्लांट्स पे काम कराते हैं, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगा। या पॉलीमर्स की एग्जांपल ले लें, आपने एक स्पेसिफिक पॉलीमर सिंथेसाइज करना है, तो उसके बारे में आपको जितना नॉलेज आपने अभी तक पढ़ा है या आप मजीद पढ़ सकते हैं वो आपको इंट्रोडक्शन में उसको शॉर्टली देना है। इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि सारा पेपर इंट्रोडक्शन से 10 पेजेस थे वो इंट्रोडक्शन से आपने भर दिए। It must be very concise in 1 to 2 pages or maximum 3 pages, but it must beautifully represent the introduction about the topic. ठीक है। So the main objective जो है आपके वर्क का उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो बताना है। फिर उसके बाद अगर आपके काम से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड पहले जो काम हुआ था उसमें कुछ खामियां थी, तो आप इस टॉपिक के अंदर वो खामियां भी बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि जो प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क था उसको फलां टेक्निक से उन्होंने एनालाइज किया था, लेकिन उसमें उन्होंने फलां चीजों को कवर नहीं किया, इसमें ये खामियां हैं अभी जिसको हम मजीद आगे काम करके इम्प्रूव कर सकते हैं। या आप ये बता सकते हैं कि आपके काम इंट्रोडक्शन के एंड पे, शुरू में तो आपने उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया और एंड पे आपने बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर वर्क, व्हाई योर वर्क इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है,
जो ऑलरेडी आपके काम से रिलेटेड नॉलेज है, इससे किस तरह से उसका लिंक बन रहा है या ये कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है या क्या ऐड करने जा रहा है आपका काम ऑलरेडी पब्लिश डाटा के अंदर, तो आपको अपने काम को बड़ा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना है इंट्रोडक्शन में, उसका बैकग्राउंड जो तो अक्सर चीजें हमें जो होती हैं जो रिसर्च में हमें जाके क्लियर होती हैं, तो मैम सिनॉप्सिस राइटिंग को हमने रिसर्च से पहले लिखना होता है। आप, वो जो हमें क्लियर आप जब तक आप अच्छी तरह सिनॉप्सिस नहीं लिखते, आप कभी अच्छी रिसर्च नहीं कर पाते। आपने रिसर्च करने से पहले उसका एक ढांचा तैयार करना है। उसका ढांचा कैसे कि उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज, ऑलरेडी पब्लिश डाटा रिलेटेड टू दैट वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, मैक्सिमम पिछले 10 साल में उससे रिलेटेड, या 5 साल लगा लें अगर आप बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, तो उससे रिलेटेड जितना भी काम हो चुका है वो सारा आपके नॉलेज में होना चाहिए। या अगर आप किसी ऐसे चीज पे काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल नया है, तो वो नया है तो उससे रिलेटेड कुछ तो हुआ होगा प्रीवियसली, या वो क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपने देना है कि एक्चुअली अगर ये बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत ही नॉवल चीज पे आप काम करने जा रहे हैं। जिस तरह कोरोना वैक्सीन है, तो कोरोना वैक्सीन से पहले भी तो बहुत सारी वैक्सीन जो थी वो इजाद हुई थी, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर उनको बनाया था, ठीक है। तो वो ऑलरेडी पब्लिश जो डाटा होगा उसका कुछ ना कुछ तो रेफरेंस देंगे ना कि या नए तरीके से उन्होंने बना ली, आखिर मेथडोलॉजी तो वही होगी, सेम प्लान्स पे उन्होंने काम किया होगा, लेकिन एक चीज नहीं है। तो आपको ऑलरेडी जो रिलेटेड वर्क है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताना होता है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी यही चीजें जो है वो डिटेल में आपने डिस्कस करनी होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप ईयर वाइज विद साइंटिस्ट के नेम के साथ ईयर वाइज उनका काम एक्सप्लेन करते कि फलां ईयर में फलां साइंटिस्ट ने ये काम किया, उसका ये रिजल्ट था। ये मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप लोगों को क्लियर करूंगी कि उसमें आपने क्या करना। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मैंने सबको ऐड कर ली है जो भी यहाँ पे बच्चे थे, ठीक है। जस्टिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम मींस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन documenting that both the main problem and specific Nike are the of relevance of the others than yourself, such as the specific community, scientific community and stakeholder। ये जो आप इन्होंने इसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है ना, ये हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रही हूँ वो आपने जो है वो उस अच्छी तरह जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन में क्या है। और इससे रिलेटेड अगर केमिस्ट्री से रेलिवेंट मुझे कोई साइनॉप्सिस ही मिल जाता है तो वो मैं अच्छा सा साइनॉप्सिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उसमें उन्होंने क्या एक्चुअली काम किया है। साइनॉप्सिस जो एक्चुअल साइनॉप्सिस है वो कैसा होता है, ये मैं आप लोगों के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर करूंगी, वो आप फिर उसको पढ़ लेना। उसके बाद है प्रॉब्लम एनालिसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो सेक्शन है इसमें यू रिप्रेजेंट डिटेल्स अबाउट योर रिसर्च वर्क प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रीवियस वर्क, यानी जो ऑलरेडी पब्लिश वर्क है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपको अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रीवियसली जितना भी डाटा अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 90s और 2010 कह लें, 10 साल पहले अगर लेते हैं आप, तो वो आपको सारा प्रेजेंट करना होता है विद द रेफरेंस ऑफ द साइंटिस्ट हुज डाटा यू आर रिप्रेजेंटिंग इन योर वर्क, ठीक है। जिस साइंटिस्ट का डाटा आप अपने काम में प्रेजेंट कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है साइंटिस्ट का एट ऑल के साथ विद 9 ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ये मैं आपको लिखना भी बताऊंगी कि कैसे रेफरेंस जो लिखते हैं। तो द मेन जो है इसमें क्या है कि आपको क्रिटिकली साइंटिफिक लिटरेचर को रिव्यू करना होता है कि कैसे जो प्रीवियसली काम हुआ था वो क्या हुआ था, आपके काम से रिलेटेड जो प्रीवियस वर्क था वो क्या था, ये आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को समझाया कि ऑब्जेक्टिव जो है द प्रॉब्लम ऑफ योर वर्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें then you must get a clear idea that what is important and what are the aims of your work। आप काम जो कर रहे हैं वो क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि the purpose of your work or the objectives of your work is to
accomplish or attain the complete phytochemical profile of this plant. आप चाहते हैं कि इस प्लांट के बारे में कंप्लीट जो उसके फाइटोकेमिकल्स की हिस्ट्री प्रोफाइल है वो आप अटेन करें, इसलिए आप एनालिसिस कर रहे हैं। या यू वांट टू डिटरमिन और एनालाइज द थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्लांट। थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज मीन देयर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी जो भी आप प्लांट की जो फार्मास्यूटिकल या थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं? दैट कुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क, या एक जनरल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओवरऑल आप कहें कि आप इस प्लांट का कंप्लीट फाइटोकेमिस्ट्री और जो है वो प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं। उसको स्पेसिफाई ना करें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, कुछ भी हैं, वो आप स्पेसिफाई ना करें। जनरली बता दें कि आप इसका फाइटोकेमिस्ट्री स्टडी करने जा रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं। दिस इज द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वर्क। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन यू स्पेसिफाई the things that you are going to study। स्पेसिफाई करें, उनको नाम लेके बताएं। इस तरह क्लास में मैं एक अगर कहती हूँ कि सारी क्लास जो है मुझे ये टॉपिक इसके ऊपर जो है वो डाटा प्रोवाइड करे, तो ये जनरल मैंने बात की। अगर मैं स्पेसिफाई करके नाम ले लेके बताऊं कि फलां स्टूडेंट जो है वो इस टॉपिक पे दे, फलां स्टूडेंट इस टॉपिक पे दे, मैं स्पेसिफाई कर दूं नेम्स को, then this is the specific objectives of your work। So you can write both objectives, the overall objective or the specific objective of your work, but it must be understandable, clear होने चाहिए। objectives अगर आपके clear नहीं है तो आपका बाकी जो work है वो interesting नहीं होगा। आगे जाके आपने रिसर्च सिनॉप्सिस लिखना है, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें आपने क्लियरली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क लिखने हैं। आपने बताना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उसमें आप क्या करेंगे। चलें, आज तक के लिए इतना काफी है। मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को और भी नोट्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स और क्लियर हो जाए। हाइपोथेसिस नहीं हमने करनी, मेथोडोलॉजी आगे करनी है। ये मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन्स जो है हम फाइनली लास्ट पे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं। रेफरेंसेस को लिखना जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक दो बुक्स भी और आई हैं, अभी मैंने ढूंढी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। Any other question? स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अभी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कहा था कि जो लास्ट 10 ईयर के अंदर वर्क हुआ है वो हम उसे इंक्लूड करते हैं। इसी तरह उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, तो उसके अंदर भी हम जो ये प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको थोड़ी सी गलती भी समझना। इंट्रोडक्शन में हम लास्ट 10 इयर्स का रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट एक दो रेफरेंसेस को आप जो इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट वर्क है उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने काम के साथ। अपने काम के ऑब्जेक्टिव्स या इम्पोर्टेंस बताने से पहले आप बता सकते हैं 2-3 लाइनों में कि प्रीवियसली ये जो काम हुआ था उससे किस तरह ये रिलेट कर। उसमें डिटेल आप नहीं बताते। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इंक्लूड ऑल द डिटेल ऑफ प्रीवियस वर्क, जितना भी है उसको सारे को बेशक डाल दें, कोई नहीं कुछ कहेगा कि आपने जो है इतना ज्यादा क्यों डाल दिया। लेकिन इंट्रोडक्शन को आपने रिव्यू से नहीं भर देना। इंट्रोडक्शन इज अ सेपरेट टाइटल। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड ओनली द रिव्यूज अबाउट द लिटरेचर ऑफ प्रीवियस वर्क। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो डाटा इस वक्त शेयर कर रही हूँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर मैंने लेना है, मैं अभी से आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने रट्टे वाला पेपर नहीं लेना कि मैंने ये नोट्स दिए थे तो इसमें से आपने इतना इतना लिख दिया तो आपका काम हो गया। हमारा जो मोस्टली वर्क है वो इस चीज पे फोकस है हमारा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च राइटिंग क्या होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सर्च साइंटिफिक एथिक्स क्या है, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स हैं और डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। और इसके अलावा आपका जो आप रेफरेंसेस लिखते हैं जब रिसर्च पेपर के अंदर, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका स्टाइल राइटिंग का क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स जो है वो क्या होते हैं, थीसिस कैसे लिखते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेन पेपर हमारे फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे? बेटा अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं
नहीं है मेरे ख्याल में, शायद अगर हालात इसी तरह रहे जो कि आजकल हैं तो फिर हो सकता है ऑनलाइन ही हो। चलें ठीक है मैम। मैम चलें जी, हाँ जी बेटा। मैम हालात तो ऐसे ही रहने उन्होंने बताए। जी बेटा पूछे। रिसर्च साइनॉप्सिस आपने लिख लिया हुआ है, उसके बाद आप रिसर्च करते हैं लेकिन रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल नहीं है आपकी, फिर उसके बाद साइनॉप्सिस की कोई इम्पोर्टेंस होगी? बेटा सिनॉप्सिस में जहां पे आपको फ्लॉ आपकी काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप कुछ तो करेंगे ना। पहले आपने प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई किया था तो वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था, तो जब अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आए सक्सेस रिजल्ट, आपको मैं एक बात बता दूं क्लियरली, रिसर्च में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता। रिसर्च में नेगेटिव रिसर्च भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, लेकिन काम होता है। ये अब कोरोना वैक्सीन बन रही है, वही होप कि ये बन जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं बनती तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट ने काम नहीं अच्छा किया। स्टिल दे हैव टू रिपोर्ट इट एंड यू अडॉप्ट सम अदर मेथड्स। अगर एक मेथड से नहीं बनता, आप मेथड चेंज करके देखें, कोई और मेथड यूज कर लें, ठीक है। तो यू कैन मॉडिफाई द सिनॉप्सिस टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहें कि ये आपका जो प्रॉब्लम था वही गलत था। अगर आपका प्रॉब्लम गलत था देन यू हैव टू थॉरली चेंज योर प्रपोजल। आपको रिसर्च सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी रिसर्च की आपने क्वेश्चन ही गलत किया है तो उसका जवाब तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। पहले आप ये तो क्लियर करें कि आपका क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन ठीक भी है कि नहीं है। ओके मैम। चलें भाई ठीक है। अभी एक जरूरी यहाँ पे डिफेंस होना है डिपार्टमेंट में, उसके लिए हमने जाना है, तो अभी आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट टाइम मैं बल्कि आज ही कोशिश करूंगी आप लोगों के वीडियोस भी अपलोड कर दूं। मैंने सारी रिकॉर्ड करके रखी हुई है आपके लेक्चर्स की वीडियोस, ये ऑडियोस, तो ये भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे करके तो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। और सेकेंडली आपको मैंने बुक्स शेयर करनी है, वो मुझे रिमाइंड भी करा दीजिएगा। CRGR मैंने आप लोगों को बुक्स एक दो देनी है आपके काम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है से ले लीजिए। मैम इसके अगर पोर्टल पर अपलोड कर दें तो ज्यादा बेहतर है मैम, बजाय ग्रुप। चलें जी, मैं पोर्टल पे कर दूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम अटेंडेंस नहीं लगा, अटेंडेंस नहीं लेनी मैम। अटेंडेंस में ना इसका स्नैपशॉट ले लेती हूँ आपके रोल नंबर्स का, इससे लगा लूंगी। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हाँ अभी आपने लॉग आउट नहीं होना, जाना नहीं किसी ने भी। ओके मैम। मैं आपकी अटेंडेंस नोट करने लगी हूँ, जाना नहीं है किसी